तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने एल्कोहल का जो डिस्कशन था उसको कंप्लीट कर दिया था, और अब मैं ईथर डिस्कस करूंगा। ईथर फिनिश करने के बाद फिर बायोमॉलिक्यूल्स का डिस्कशन होगा। तो ईथर में आप देखो, प्रिपरेशन ऑफ ईथर यहाँ पे गिवन है। तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर में एक तो एल्कोहल के डिहाइड्रेशन के थ्रू ईथर को फॉर्म किया जा सकता है। इसमें आपने देखा है कि टेम्परेचर बदलने से प्रोडक्ट का नेचर बदल जाता है, प्रोडक्ट बदल जाता है। तो जैसे अगर आपको एल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप ट्रीट करते हो, तो 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो डिहाइड्रेट होकर के एल्कीन बनाता है। ठीक है, अगर जैसे इथेनॉल है हमारे पास, इथेनॉल को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो बन जाता है इथीन। और अगर इथेनॉल को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो बन जाता है ईथर। यहां पे दो मॉलिक्यूल इथेनॉल के यूज होंगे ईथर बनाने के लिए। इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अब अगर आप इस रिएक्शन को देखो, इसमें क्या होगा, पहले इसका एल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन के बाद फिर वाटर रिमूव होकर के कार्बोकेटायन बन जाएगा, फिर दूसरा इथेनॉल मॉलिक्यूल उस पर अटैक करके उसके साथ ईथर बना लेता है। तो आप देख सकते हो कि अगर टेम्परेचर लो है तो ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन रहा है, और अगर टेम्परेचर हाई है तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट एल्कीन बन रहा है। तो ये फर्क है दोनों में। ये समझ में आया बेटा? आप देखो, इनफैक्ट इसकी मैकेनिज्म भी गिवन है एनसीईआरटी में ईथर फॉर्मेशन की, कि पहले इथेनॉल का प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया, और फिर उसके बाद दूसरा इथेनॉल मॉलिक्यूल उस पर अटैक करके ये प्रोटोनेटेड ईथर बना लेता है, फिर प्रोटोनेटेड ईथर H पॉजिटिव लूज करके ईथर बना लेता है। तो अब जैसे अगर ये जिस तरीके से मैकेनिज्म यहाँ पे दिखाई गई है उसके हिसाब से तो ये SN2 है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज अ न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन SN2 इन्वॉल्विंग द अटैक ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन अ प्रोटोनेटेड एल्कोहल एज इंडिकेटेड बिलो। तो ये अटैक जो है यहाँ पे SN2 है। लेकिन अगर कोई और एल्कोहल आप कंसिडर करोगे ना, तो वहां पे जो ईथर फॉर्मेशन होगा वो SN1 के थ्रू भी प्रोसीड कर सकता है। मतलब पहले वाटर रिमूव हो जाए, कार्बोकेटायन बने, और फिर उस कार्बोकेटायन पे एल्कोहल मॉलिक्यूल का अटैक के थ्रू प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे अगर मान लो हमारे पास ये एल्कोहल है, अगर हम इस एल्कोहल को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, इस एल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो सफिशिएंटली स्टेबल है, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होने की वजह से। तो इसलिए इस केस में जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन को SN1 मैकेनिज्म के थ्रू बेस्ट प्रोसीड करना चाहिए। SN1 मैकेनिज्म के थ्रू बेस्ट प्रोसीड करना चाहिए। मतलब पहले कार्बोकेटायन बन करके तब उसके बाद एल्कोहल मॉलिक्यूल का फर्दर अटैक होगा। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू गिव एन एल्कीन इज आल्सो एसोसिएटेड विद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू गिव एन ईथर। acidic dehydration of alcohol to give an alkene is also associated with substitution reaction to give an ether। तो बोल रहा है कि उसके थ्रू भी ईथर फॉर्मेशन हो सकता है। जरा देखो क्या बोला इन्होंने, जैसे अगर मान लो एल्कीन बन गया, ठीक है, अब एल्कीन का फर्दर प्रोटोनेशन हो जाए, प्रोटोनेशन के थ्रू ये बन जाए CH3CH2 पॉजिटिव, और फिर इस पे एल्कोहल का अटैक हो जाए, ठीक है,
तो एल्कोहल का अटैक के थ्रू यहाँ पे भी ईथर बन सकता है, इसकी बात करें। पहले ये बन जाएगा और फिर उसके बाद ये H पॉजिटिव लूज करके ईथर बना लेगा। तो इस तरीके से भी ईथर का फॉर्मेशन हो सकता है। The method is suitable for the preparation of ethers having primary alkyl group only है। देखो यहाँ पे ये बात बोली गई है, SN2 अटैक के थ्रू अगर रिएक्शन प्रोसीड कर रही है तो प्राइमरी एल्काइल ग्रुप एल्कोहल के अंदर अगर है तभी ये मेथड सुटेबल होगा। The alkyl group should be unhindered and the temperature be kept low, otherwise the reaction favors the formation of alkene। ठीक है, तब एल्कीन का फॉर्मेशन होने लगेगा। The reaction follows SN1 pathway when the alcohol is secondary or tertiary। देखो क्लियरली लिखा हुआ है, the reaction follows SN1 pathway when the alcohol is secondary or tertiary, about which you will learn in higher classes। अब हायर क्लासेस वाली कोई बात नहीं है, आप समझ सकते हो। ये क्लियर हुआ बेटा? ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस। जैसे अभी मैंने सेकेंडरी अल्कोहल लिया था ना, सेकेंडरी अल्कोहल के केस में मैंने बोला कि SN1 पाथवे होना चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल है तो SN2 पाथवे होना चाहिए। However, the dehydration of secondary and tertiary alcohol to give corresponding ethers is unsuccessful as elimination competes over substitution and as a consequence alkenes are easily formed। तो बोल रहे हैं कि सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के केस में जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो डोमिनेट कर जाती है, इस वजह से वहां पे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ईथर कम अमाउंट में बनता है। तो बोले कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इज बाइमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल मिथाइल ईथर। तो इथाइल मिथाइल ईथर के फॉर्मेशन के लिए बाइमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन अप्रोप्रिएट क्यों नहीं है? तो बेसिक बात यह है, यहाँ पे देखो, अगर आप इथाइल मिथाइल ईथर बनाना चाहते हो तो इथाइल मिथाइल ईथर बनाने के लिए आपको दो अलग अलग एल्कोहल यूज करने पड़ेंगे बेटा। अगर आप इथाइल मिथाइल ईथर बनाना चाहते हो ना तो आपको दो अलग अलग एल्कोहल कंसीडर करने पड़ेंगे, और अगर आप दो अलग अलग एल्कोहल को यूज करते हो ना तो फिर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एक प्रोडक्ट तो इसके दो मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग बन जाएगा डाइमिथाइल ईथर, एक प्रोडक्ट इन दोनों के करस्पॉन्डिंग बन जाएगा, एक प्रोडक्ट जो है इसके दो मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग बन जाएगा, और एक इसका एलिमिनेशन प्रोडक्ट होगा। कुल मिला के 4 प्रोडक्ट बनेंगे इस केस में। एक प्रोडक्ट देखो ये बन जाएगा पहले वाले के दो मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। एक प्रोडक्ट दूसरे वाले के दो मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग बन जाएगा, ठीक है। एक प्रोडक्ट आप देखोगे पहले और दूसरे के करस्पॉन्डिंग बन जाएगा, जिसको यहाँ पे फॉर्म करना चाहते हैं। ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे बनाना चाहते हैं, ये भी बन रहा है। इसके अलावा एक प्रोडक्ट ये भी बनेगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट की भी पॉसिबिलिटी होगी। अब सोचो 4 प्रोडक्ट हैं, इन 4 प्रोडक्ट में से इस प्रोडक्ट को आइसोलेट करने में कितनी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है मतलब ये सुटेबल मेथड नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? अगर आप अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन करना चाहोगे तो ये मेथड सुटेबल नहीं है। आया समझ में? यस सर। अब विलियमसन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, बहुत ही रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो बोला इट इज एन इंपॉर्टेंट लैबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर, दोनों को बना सकते हैं। इन दिस मेथड एन एल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड। तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसके थ्रू ईथर फॉर्म होता है। अब आपको सारी बात अच्छे से पता ही है। तो क्या है, RONA प्लस R प्राइम X, तो बन जाएगा ROR प्राइम प्लस NaX। ये है रिएक्शन। रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो ये जो एल्काइल हैलाइड है प्रिफर्ड है, क्या होना चाहिए? प्राइमरी होना चाहिए। ये एल्काइल हैलाइड यहाँ पे प्राइमरी होना चाहिए। प्राइमरी होने पे रिएक्शन इफेक्टिवली प्रोसीड करेगी।
तो बोले कि ethers containing substituted alkyl group secondary or tertiary may also be prepared by this method. The reaction involves SN2 attack of an alkoxide ion on primary alkyl halide. देखो क्लियरली लिखा हुआ है, the reaction involves SN2 attack of an alkoxide ion on primary alkyl halide. तो जैसे अगर मान लो आपको ये ईथर बनाना है, ठीक है, अगर आपको इस ईथर का फॉर्मेशन करना है रिएक्शन के थ्रू, तो आप क्या करोगे भाई, यहां पे जो सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है उसको तो एल्कोक्साइड आयन का पार्ट बना दो, उसको एल्कोक्साइड आयन का पार्ट बना दो, और जो प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है उसको आप एल्काइल हैलाइड के अंदर रखो। इस तरीके से विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? अगर आपको विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू ईथर फॉर्मेशन करना है तो जो बल्की अल्काइल ग्रुप है उसको एल्कोक्साइड आयन के अंदर रखो, और जो प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है उसको आप एल्काइल हैलाइड यानी कि सबस्ट्रेट के फॉर्म में कंसीडर करो, तो इसका फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि सबस्ट्रेट मस्ट बी लीस्ट हिंडर्ड, ये होना चाहिए, सबस्ट्रेट मस्ट बी लीस्ट हिंडर्ड बिकॉज SN2 अटैक हो रहा है। अब इस मेथड के थ्रू आप टर्सरी अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। इनफैक्ट एक चीज और यहां पे समझ लो, अगर टर्सरी अल्काइल हैलाइड को यूज किया जाएगा, यहाँ पे रिएक्शन में देखो गिवन भी है नेक्स्ट पेज पे, अगर टर्सरी अल्काइल हैलाइड को हम कंसीडर कर रहे हैं और उसको सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डोमिनेट करेगा। यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डोमिनेट करेगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। टर्सरी अल्काइल हैलाइड अगर आप यूज करोगे एज अ सबस्ट्रेट तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। इसलिए आप इस मेथड के थ्रू, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल ईथर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ये ईथर जो है वो फॉर्म नहीं किया जा सकता बाय विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू आप इसको फॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां पे आपकी मजबूरी होगी कि एक एल्काइल ग्रुप जो टर्सरी है उसको आप टर्सरी अल्काइल हैलाइड के फॉर्म में कंसीडर करोगे, और तब एलिमिनेशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डोमिनेट करेगा। बोले कि better results are obtained if the alkyl halide is primary. In case of secondary and tertiary alkyl halide, elimination competes over substitution. If a tertiary alkyl halide is used, an alkene is the only reaction product and no ether is formed. For example, the reaction of sodium methoxide with tertiary butyl bromide gives exclusively 2-methylpropene. It is because alkoxides are not only nucleophiles but strong bases as well. They react with alkyl halide leading to elimination reaction. तो अब जैसे देखो एक सॉल्ट एग्जांपल गिवन है, इसमें बोल रहा है कि the following is not an appropriate reaction for the preparation of tertiary butyl ethyl ether. तो क्योंकि यहाँ पे टर्सरी अल्काइल हैलाइड को कंसीडर किया गया है जिसके साथ एलिमिनेशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन सिर्फ होगा, इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो बोले व्हाट शुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, तो आप बोलोगे मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज एल्कीन, ये एल्कीन बनेगा, ये वाला, ये है मेजर प्रोडक्ट। फिर बोला राइट अ सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। तो अगर टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बनाना है तो जो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है उसको एल्कोक्साइड का पार्ट बनाओ और इथाइल ग्रुप को एल्काइल हैलाइड का पार्ट बनाओ। तो इस तरीके से आप फॉर्म कर सकते हो। अब यहां पे देखो बोल रहा है फिनॉल्स आर आल्सो कन्वर्टेड टू ईथर्स बाय दिस मेथड। फिनॉल्स आर आल्सो कन्वर्टेड टू ईथर्स बाय दिस मेथड। इन दिस फिनॉल इज यूज्ड एज द फिनॉक्साइड मोइटी। तो अब यहां पे अगर आपको फिनॉलिक ईथर बनाना है तो फिनॉलिक ईथर बनाने के लिए जैसे मान लो आपको ये ईथर बनाना है तो इस ईथर को बनाने के लिए आपको सोडियम फिनॉक्साइड यूज करना पड़ेगा प्लस एल्काइल हैलाइड।
आप इस कॉम्बिनेशन को यूज नहीं कर सकते यहां पे। सोडियम एल्कोक्साइड और फिनाइल हैलाइड, ये कॉम्बिनेशन आप नहीं यूज कर पाओगे, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन को यूज करने में क्या है, ये तो एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड केमिकली इनर्ट होता है, तो इस वजह से इसको आप नहीं यूज करोगे, हमेशा सोडियम फिनॉक्साइड और एल्काइल हैलाइड को यूज करोगे फिनोलिक ईथर फॉर्मेशन के लिए। ये समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे बोले द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स इन ईथर्स आर पोलर एंड दस ईथर्स हैव अ नेट डायपोल मोमेंट। द वीक पोलैरिटी ऑफ ईथर्स डू नॉट appreciably affect their boiling points, which are comparable to those of the alkanes of comparable molecular masses। तो इनका जो boiling point है वो comparable molecular mass वाले एल्केन के equal है या उसके आसपास है। To those of the alkanes of comparable molecular masses but are much lower than the boiling point of alcohol। लेकिन ईथर का जो boiling point होता है वो एल्कोहल से बहुत कम होता है, क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है जो ईथर में नहीं ऑब्जर्व होती। तो जैसे यहाँ पे देखो नॉर्मल पेंटेन है, इथॉक्सी इथेन है और ब्यूटेन 1 ऑल है। तो अब ये नॉर्मल पेंटेन का मॉलिक्यूलर मास इथॉक्सी इथेन के मॉलिक्यूलर मास के कंपेरेबल। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, नॉर्मल पेंटेन का 309.1, इथॉक्सी इथेन का 307.6 और एल्कोहल का जरा देखो 390। तो एल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास आप देख रहे हो बहुत ज्यादा है। बोले द लार्ज डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड ईथर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल। तो ये एल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी वजह से ऑब्जर्व होता है। द मिसिबिलिटी ऑफ ईथर्स विथ वाटर रिजेंबल्स दोज ऑफ एल्कोहल्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर मास। द मिसिबिलिटी ऑफ ईथर्स विथ वाटर resembles those of alcohols of the same molecular mass. Both ethoxyethane and butane 1 all are miscible to almost the same extent, that is 7.5 and 9 gram per 100 milliliter water। अब इसके पीछे वजह ये देखो, ये बात लोअर ईथर के लिए, लोअर एल्कोहल के लिए ट्रू नहीं होगी। जैसे आप देखोगे एल्कोहल के केस में क्या होता है, एल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास जितना कम होता है वो उतना ज्यादा सॉल्युबल होता है। जैसे जैसे एल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है उसके अंदर हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बढ़ने की वजह से उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। इस वजह से जो हायर एल्कोहल और उसके करस्पॉन्डिंग जो आइसोमेरिक ईथर है, हायर एल्कोहल और उसका करस्पॉन्डिंग आइसोमेरिक ईथर, उनका जो सॉल्युबिलिटी है वो कंपेरेबल होगा। लेकिन लोअर एल्कोहल और करस्पॉन्डिंग ईथर की सॉल्युबिलिटी कंपेरेबल नहीं होगी। जैसे प्रोपेनॉल और अगर आप ये इथाइल मिथाइल ईथर को देखो तो प्रोपेनॉल और इथाइल मिथाइल ईथर के सॉल्युबिलिटी में ज्यादा डिफरेंस होगा, ब्यूटेनॉल और डाई इथाइल ईथर की सॉल्युबिलिटी में कम डिफरेंस होगा। ये बात समझ में आ रही है? मैं ये बोल रहा हूं कि प्रोपेनॉल और इथाइल मिथाइल ईथर, अगर इन दोनों की वाटर सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करें तो यहां पे वाटर सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस ज्यादा होगा। लेकिन अगर ब्यूटेनॉल, ठीक है, ब्यूटेनॉल और डाईइथाइल ईथर को कंसीडर करें, डाईइथाइल ईथर, तो इनमें सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस कम होगा। और आगे जाओगे, अगर आप पेंटेनॉल और प्रोपाइल इथाइल ईथर को कंसीडर करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिफरेंस और कम हो जाएगा, और हायर एल्कोहल और उनके करस्पॉन्डिंग आइसोमेरिक ईथर में सॉल्युबिलिटी लगभग दोनों की बराबर हो जाएगी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब आप देखो, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हो गई। केमिकल प्रॉपर्टी को अगर कंसीडर करें तो ईथर जो है
दो टाइप की रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। एक वो रिएक्शन जहां पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, और दूसरी वो रिएक्शन जहां पे जो एल्काइल साइड चेन है ईथर का, मतलब एल्काइल ग्रुप जिसमें इन्वॉल्व होता है, वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्काइल ग्रुप के ऊपर होती है। तो क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर्स, तो इसमें बोल रहे हैं कि ईथर्स आर द लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। जितने फंक्शनल ग्रुप हैं उनमें सबसे कम रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप ईथर होता है। ये देखो क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, ईथर्स आर द लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। इसको भी दिमाग में रखना। द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर्स टेक्स प्लेस अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। तो ये बॉन्ड की जो ब्रेकिंग है ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती, विगरस कंडीशन में होती है, ड्रास्टिक कंडीशन में होती है, विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। द रिएक्शन ऑफ डाई एल्काइल ईथर गिव्स 2 एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर है ये जो जिसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे अगर ईथर को, ठीक है, अगर ईथर को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएं तो आपको इसको विगरसली हीट करना पड़ेगा। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ आपको इसको विगरसली हीट करना पड़ेगा। तो हीट करने पे अगर इसको आपने स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में लिया है तो एल्कोहल और एल्काइल क्लोराइड बनेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे HBr यूज करते हो, HBr के साथ आपको रिएक्शन इसको कम हीट करना पड़ेगा, ठीक है, कम हीट करना पड़ेगा, और उसमें आप एल्कोहल और एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन देखोगे। और HI अगर है तो HI के साथ तो रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में भी हो जाती है, ठीक है, एल्कोहल और एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। ये तब है जब हम हाइड्रोजन हैलाइड को स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में लेते हैं। अगर हाइड्रोजन हैलाइड को एक्सेस में ले, ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड को एक्सेस में लें, मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड का बनेगा और वाटर बनेगा। एक्सेस हाइड्रोजन हैलाइड है तो 2 मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। और अगर एल्काइल ये हाइड्रोजन हैलाइड को लिमिटिंग अमाउंट में हमने कंसीडर किया या स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में कंसीडर किया तो एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड बनेगा। ये अब यहाँ पे अलग अलग मैकेनिज्म ऑब्जर्व होती है। देखो यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इज एज फॉलोज। HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, HBr उससे कम, HCl सबसे कम। अब यहाँ पे बोल रहा है कि द क्लीवेज ऑफ ईथर्स टेक्स प्लेस विथ कंसंट्रेटेड HI और HBr एट हाई टेम्परेचर। द क्लीवेज ऑफ ईथर्स टेक्स प्लेस विथ कंसंट्रेटेड HI एंड HBr एट हाई टेम्परेचर। तो HI और HBr जो है ये मोस्टली यूज किए जाते हैं। तो अगर हम एल्कोहल को एल्कोहल नहीं, ईथर को कंसंट्रेटेड HI के साथ, कंसंट्रेटेड HI के साथ हीट करते हैं तो यहां पे क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा और एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इनमें से एक एल्काइल ग्रुप टर्सरी है, ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक एल्काइल ग्रुप टर्सरी है, फिर तो ये रिएक्शन हमेशा SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। If one of the alkyl group present in ether is tertiary, then reaction always follow SN1 mechanism. ठीक है। However, if none of them is tertiary, ठीक है, if none of them is tertiary, then reaction follow SN2. If one of the alkyl group present in ether is tertiary, then reaction follow SN1 mechanism. However, if none of them is tertiary, then reaction follows SN2 mechanism. ये याद रखना है आपको। अगर इनमें से कोई भी एल्काइल ग्रुप टर्सरी नहीं है तो SN2 मैकेनिज्म, अगर इनमें से कोई एक टर्सरी है तो SN1 मैकेनिज्म। हो गया क्लियर? इसका मतलब यह है कि अगर हम इस ईथर को कंसीडर कर रहे हैं
और इसको कंसंट्रेटेड HI के साथ हीट किया, तो यहाँ पे प्रोटोनेशन होकर के बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, तो टर्सरी कार्बोकेटायन बनना चाहिए, और जिधर कार्बोकेटायन बनेगा उसी पे हैलाइड आयन अटैक करेगा। तो इसका मतलब कि एक प्रोडक्ट यहाँ पे होगा टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड, टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड, और एक प्रोडक्ट होगा इथेनॉल। एक्सेस में यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो दोनों एल्काइल आयोडाइड होंगे। लेकिन अगर इसको आप स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में यूज कर रहे हो तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन एल्काइल हैलाइड के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, कौन एल्कोहल के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। अब अगर हम इसको कंसिडर करते हैं CH3 CH2 OCH3, ठीक है, इसको हमने अगर कंसंट्रेटेड HI के साथ हीट किया है तो यहां पे रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, तो फिर जो लेस हिंडर्ड एल्काइल ग्रुप है उस पे हैलाइड आयन का अटैक होगा। तो यानी कि एक प्रोडक्ट यहां पे बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड और एक प्रोडक्ट यहां पे बन जाएगा इथेनॉल। जब SN2 होगी तो जो लेस हिंडर्ड एल्काइल है उसके ऊपर हैलाइड आयन का अटैक होगा, और अगर SN1 है तो जो मोर हिंडर्ड एल्काइल ग्रुप है उस पे हैलाइड आयन का अटैक होगा। बस ये याद रखना है आपको। SN2 के केस में लेस हिंडर्ड एल्काइल पे हैलाइड आयन का अटैक होगा, और SN1 में मोर हिंडर्ड एल्काइल पे हैलाइड आयन का अटैक होगा। ये समझ में आ गया बेटा? अच्छा, एक और बात समझ लेना कि अगर हम एल्काइल एराइल ईथर को कंसीडर करते हैं, एल्काइल एराइल ईथर, ठीक है, चाहे हम हाइड्रोजन आयोडाइड को एक्सेस में लें या लिमिटिंग अमाउंट में लें, एक्सेस में लें या लिमिटिंग अमाउंट में लें, ये वाला बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होना है। ये एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होगा, ये याद रखना। यहां पर ये वाला बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि यहां मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर है रेजोनेंस की वजह से। इवन अगर विनाइल एल्काइल ईथर है ना, तो विनाइल ऑक्सीजन बॉन्ड भी कभी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड, विनाइल ऑक्सीजन बॉन्ड, ये कभी भी ब्रेक नहीं होगा, चाहे आप हाइड्रोजन हैलाइड को एक्सेस में लो या लिमिटिंग अमाउंट में लो। क्लियर हुआ? ठीक है, विनाइल ऑक्सीजन बॉन्ड और एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होगा, चाहे आप हाइड्रोजन हैलाइड को एक्सेस में लो या लिमिटिंग अमाउंट में लो, ठीक है। बाकी अगर ये ऐसा ये ईथर है तो अब यहाँ पे प्राइमरी एल्काइल ग्रुप होने की वजह से SN2 मैकेनिज्म इस केस में फेवरेबल होनी चाहिए। प्राइमरी एल्काइल ग्रुप होने की वजह से SN2 मैकेनिज्म, अगर यहीं पे टर्सरी होगा तो टर्सरी के केस में फिर SN1 प्रिफर्ड होगा। टर्सरी एल्काइल होगा तो SN1 प्रिफर्ड होगा, और प्राइमरी एल्काइल ग्रुप या सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है तो SN2 प्रिफर्ड होगा। ये समझ में आया? फिनाइल एल्काइल ईथर अगर है तो प्राइमरी एल्काइल ग्रुप होने पे SN2 और टर्सरी एल्काइल ग्रुप होने पे SN1। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्योंकि फिनाइल ऑक्सीजन बॉन्ड तो ब्रेक होना ही नहीं है, तो ऑक्सीजन फिनाइल ग्रुप के साथ ही रहेगा। दूसरा वाला जो एल्काइल ग्रुप है वो एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अब जैसे देखो, ये एक एग्जांपल गिवन है, बोल रहा है गिव द मेजर प्रोडक्ट्स दैट आर फाउंड बाय हीटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स विथ HI। तो अब जैसे पहले वाले केस में देखो, CH3 CH2 CH CH3 CH2 OCH2 CH3। आप देख रहे हैं दोनों साइड में क्या है, दोनों साइड में प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है, दोनों साइड में प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है। तो अगर दोनों साइड में प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है तो ऐसे सिचुएशन जो लेस हिंडर्ड एल्काइल ग्रुप होगा वो एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा। तो एक तो ये एल्कोहल बन जाएगा CH3 CH2 CH CH3 CH2 OH,
और दूसरा प्रोडक्ट होगा इथाइल आयोडाइड। ये क्लियर हुआ बेटा? यहाँ पे रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। अब दूसरे केस में देखो, एक एल्काइल ग्रुप टर्सरी है, एक एल्काइल ग्रुप टर्सरी है सेकंड केस में, इसलिए SN1 मैकेनिज्म ऑब्जर्व होगी। अब इसको अगर हम कंसंट्रेटेड HI के साथ हीट कर रहे हैं तो एक तो यहाँ पे बन जाएगा प्रोपेनॉल, क्योंकि मैकेनिज्म यहाँ पे SN1 है, और मोर हिंडर्ड एल्काइल ग्रुप पे हैलाइड आयन अटैक करेगा, तो ये एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। ये बनेगा। अब जैसे ये थर्ड वाला केस है, तो अब इसमें देखो एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड, जैसे मैंने बोला, कभी ब्रेक नहीं होगा, तो एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड यहां पे ब्रेक नहीं होगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा इधर से, तो बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। अब क्योंकि बेंजाइल ग्रुप है, तो बेंजाइल ग्रुप के केस में SN1 फेवरेबल होता है, ठीक है ना? बेंजाइल के केस में, एलाइल के केस में SN1 फेवरेबल होता है। तो बेंजाइल आयोडाइड और फिनॉल, ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। आया समझ में? यस सर। अच्छा, अब इसके बाद देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंसीडर कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो OR ग्रुप है वो +M दिखाता है, OR ग्रुप +M दिखाता है, और +M ग्रुप जो होते हैं वो हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, तो हमेशा पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा। जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट में, तो ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है। यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, इसलिए पैरा प्रोडक्ट हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो बस आपको इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई करते जाना है। जैसे देखो, ये एनिसॉल है, इसको ब्रोमीन के साथ इथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक पैरा ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा, एक ऑर्थो ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा। पैरा ब्रोमो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर आप यहीं पे ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड यूज करोगे ना, इस केस में भी ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करोगे, तो यहाँ पे मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ब्रोमीन वाटर अगर यूज करोगे ना, तो ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा बेटा। अगर ब्रोमीन वाटर यूज करोगे तो ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि OR जो है वो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। समझ आ रहा है? OH है, OR है, NH2 है, NHR है, NR2, ये सब क्या है? दे आर स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप के केस में ब्रोमीन वाटर के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा, मल्टीपल ब्रोमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा। अब इसी तरीके से फ्रीडल क्राफ्ट अगर एल्काइलेशन करा रहे हो, अगर आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा रहे हो, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होगा? जो एल्काइल ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, और अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एल्काइल ग्रुप अटैक कर रहा है, तो नेचुरल सी बात है पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, हिंड्रेंस को मिनिमाइज करते हुए। ऐसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराओगे तो क्या होगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एसाइल ग्रुप RCO ग्रुप आएगा, COR या RCO कुछ भी ग्रुप, तो COR ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा, जिसमें पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। इसी तरीके से अगर आप इसका नाइट्रेशन करा रहे हो, तो यहां भी ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें पैरा इज मेजर। तो हमेशा आप देख रहे हो कि पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये समझ में आ गया बेटा?
बस आपको इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई करना है और पहले से जो ग्रुप प्रेजेंट है उसका डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस देखना है। बाकी मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए आप ये देखोगे कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर पॉसिबल है तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मेजर, अगर नहीं पॉसिबल है तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बोल रहे राइट द रिएक्शंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2-ethoxy 3-methyl pentane starting from ethanol and 3-methyl pentane 2-ol। इथेनॉल एंड 3-methyl pentane 2-ol ये है, और इससे आपको ये बनाना है। तो पहले दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक तो इथेनॉल है हमारे पास, इथेनॉल, और दूसरा कंपाउंड है 2-ethoxy 3-methyl pentane, 2-ethoxy 3-methyl pentane। एक मिनट, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना ज्यादा। इथेनॉल है और 2-ethoxy नहीं, इथेनॉल एंड 3-methyl pentane 2-ol, 3-methyl pentane 2-ol। तो पेंटेन 2-ol हो गया और 3-methyl, ये इन दोनों से बनाना क्या है? इन दोनों से बनाना है 2-ethoxy 3-methyl pentane। तो ये हो गया पेंटेन, सेकेंड कार्बन पे इथॉक्सी और 3-methyl थर्ड कार्बन पे मिथाइल, ये बनाना है। अब कैसे आप फॉर्म कर सकते हो? देखो विलियमसन सिंथेसिस को यूज करना, मतलब इनमें से एक को आप मेटल एल्कोक्साइड में कन्वर्ट करोगे और एक को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करोगे। तो ऑब्वियसली जो लीस्ट हिंडर्ड है उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे? लीस्ट हिंडर्ड वाले को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करोगे। तो इसको हमने मान लो SOCl2 के साथ ट्रीट करके या PCl5 के साथ ट्रीट करके या PCl3 के साथ ट्रीट करके ये बना लो इथाइल क्लोराइड। और इसको हम क्या करते हैं? सोडियम के साथ ट्रीट करके, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें कन्वर्ट कर दिया और फिर उसके बाद क्या होगा? इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। अब इनकी रिएक्शन से ये बन जाएगा। आया समझ में बेटा? जो लीस्ट हिंडर्ड एल्कोहल है उसको एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करो, जो कि SN2 के लिए एक सुटेबल सब्सट्रेट है, और जो मोर हिंडर्ड एल्कोहल है उसको मेटल एल्कोक्साइड में कन्वर्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-methoxy 4-nitrobenzene एंड वाई? 1-methoxy 4-nitrobenzene बनाना है। पहले प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बना लो। क्या बनाना है? 1-methoxy 4-nitrobenzene, 1-methoxy 4-nitrobenzene, ये बनाना है। तो बोला इनमें से कौन सुटेबल होगा? तो पहला वाला तो सुटेबल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखो यहाँ पे एराइल हैलाइड को यूज कर रहे हैं, तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड में मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर, कार्बन हैलोजन बॉन्ड में मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए यहाँ पे हैलोजन को आसानी से आप रिप्लेस नहीं कर पाओगे। दूसरे वाले में आसानी से रिप्लेसमेंट हो जाएगा ब्रोमीन का, तो इसलिए सेकंड कॉम्बिनेशन इज बेटर। ये सबको समझ में आया? yes, यहां पे यील्ड अच्छी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो अब जैसे प्रोपाइल मिथाइल ईथर है, HBr के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है यहाँ पे ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ईथर का ब्रेक होगा,
और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड अगर ब्रेक होगा ईथर का तो SN2 अटैक होना चाहिए, क्योंकि दोनों एल्काइल ग्रुप जो है प्राइमरी है, एक प्राइमरी है एक मिथाइल है, तो SN2 फेवरेबल होगा। तो प्रोडक्ट बन जाएगा पहले वाले में प्रोपेनॉल और मिथाइल ब्रोमाइड फर्स्ट में। अब सेकंड वाले में अगर आप देखो तो एराइल एल्काइल ईथर है, तो एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड तो ब्रेक होगा नहीं, इसका मतलब एक प्रोडक्ट कंफर्म हो गया यहाँ पे फिनॉल, और दूसरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। रिएक्शन आप देखो, फिनाइल इथाइल ईथर है या इथॉक्सी बेंजीन है, इथॉक्सी बेंजीन का नाइट्रेशन करा रहे हैं, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा ये। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा और एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा। ऑर्थो और पैरा, इसमें से पैरा वाला मेजर, ये मेजर होगा। और फोर्थ पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, अगर आप फोर्थ पार्ट को देखो तो टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर है, तो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करेगी, तो टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड एक प्रोडक्ट बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट यहां पे हो जाएगा इथेनॉल। आ गया समझ में बेटा? अब जैसे ये एक्सरसाइज में देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है 11.1 का फर्स्ट पार्ट, इसका अगर आपको नॉमेनक्लेचर लिखना है तो पहले मुझे बताओ कि नंबरिंग किधर से करोगे, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट। देखो फंक्शनल ग्रुप तो दोनों ही केसेस में आइडेंटिकल पोजीशन पे आना है, थर्ड कार्बन पे, बट आप अगर राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करोगे तो दो मिथाइल हैं उनके लिए, मिथाइल के लिए बेसिकली लोएस्ट सम रूल फॉलो होगा, ठीक है? तो इस वजह से राइट टू लेफ्ट नंबरिंग होनी चाहिए। तो बिना कुछ किए ऐसे ही आप नॉमेनक्लेचर बता सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका नॉमेनक्लेचर? 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 ऑल। आया समझ में सबको? 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 ऑल, ठीक है? अब जैसे सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है, किधर से नंबरिंग करोगे? नंबरिंग किधर से करोगे? राइट टू लेफ्ट? गलत है, लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को अगर आप देखो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करने पे फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट लोकेंट वैल्यू मिल रही है। लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करने पे फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट लोकेंट वैल्यू मिल रही है। बात सबको समझ में आ रही है? अब आप देखो तो फिर नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, 5 पे इथाइल है, 5 इथाइल और टोटल कार्बन कितने हैं? 7। हेप्टेन 2,4 डाइऑल, 5 इथाइल हेप्टेन 2,4 डाइऑल, ठीक है ना? 5 इथाइल हेप्टेन 2,4 डाइऑल। फिफ्थ का नॉमेनक्लेचर क्या होगा? फिफ्थ का नॉमेनक्लेचर बताओ।
फिफ्थ का कॉमन नेम बताओ। अच्छा, कॉमन नेम फिफ्थ का? अरे ऑर्थोक्रिजोल, ऑर्थोक्रिजोल कॉमन नेम, और आईयूपीएसी नेम होगा 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। सिक्स्थ का हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल या पैराक्रिजोल कॉमन नेम। ठीक है, अगर सेवेंथ को कंसीडर करोगे तो सेवेंथ का नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? 2,4 नहीं 2,5, 1 2 3 4 5, हाँ 2,5 डाइमिथाइल फिनॉल, 2,5 डाइमिथाइल फिनॉल। ऐसे अगर आप सेवेंथ को देखोगे तो ये हो जाएगा 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल। अब जैसे अगर ये नाइन्थ है, सेवेंथ नहीं एट्थ का नॉमेनक्लेचर अभी बताया मैंने। सेवेंथ का था 2,5 डाइमिथाइल फिनॉल, एट्थ का है 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल, और नाइन्थ का अगर नॉमेनक्लेचर आपसे पूछा जा रहा है तो नॉमेनक्लेचर इसका क्या हो जाएगा? 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है ना? 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है। अच्छा, ये 10th का नॉमेनक्लेचर क्या होगा बताओ? 10th का नॉमेनक्लेचर? अरे बोलो भाई, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? 1 इथॉक्सी बेंजीन सही है, या इथॉक्सी बेंजीन आप सिंपली बोल सकते हो। अच्छा, ये 12th का, 12th का नॉमेनक्लेचर? ट्वेल्थ का नॉमेनक्लेचर बताओ, जल्दी बोलो। टाइप वाइप करने के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो भाई? माइक अनम्यूट करके बोल नहीं सकते हो? Sir, 2-methoxybutane. 2-methoxybutane is correct answer. 2-methoxybutane is correct answer. अब जैसे देखो, थर्ड जो 11.2 का थर्ड है, 11.2 का थर्ड, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, आईयूपीएसी नेम गिवन है, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं 3,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्राइऑल। तो हेक्सेन रूट वर्ड है, हेक्सेन, ये हेक्सेन हो गया। ठीक है, और 3,5, तो 3 और 5, और एल्कोहल कहाँ पे है? 1,3,5, तो यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे OH है, ये होगा। ये क्लियर हो गया बेटा? अब जैसे अगर आपको बनाना है स्ट्रक्चर सिक्स्थ का स्ट्रक्चर क्या होगा? 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन बना लिया सबसे पहले, 3 मिथाइल, तो 3 मिथाइल और 2 इथॉक्सी, ये हो गया 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। अब जैसे देखो 10th का स्ट्रक्चर 3 क्लोरो मिथाइल पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन ये बना लिया, और 1 ऑल ये हो गया, और 3 क्लोरो मिथाइल, तो 1 2 3 ये साइड चेन है, कॉम्प्लेक्स साइड चेन।
ये हो गया। हुआ क्लियर? अरे समझ में आया? अब जैसे ये सब क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप आंसर कर सकते हो। एल्कोहल्स आर कंपेरेबली मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। तो आप बोलोगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एल्कोहल विथ वाटर। तो एल्कोहल जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इस वजह से वो वाटर में मिसेबल है। What is meant by hydroboration oxidation reaction? Illustrate it with an example. तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एक एल्कीन लिया, एल्कीन को क्या करते हैं? B2S6 और THF के साथ ट्रीट करते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं? एल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। तो क्या होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर ऐड हो जाता है डबल बॉन्ड के अक्रॉस, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। What are the mechanism of hydration of ethene to yield ethanol? अब ये देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इथीन का हाइड्रेशन से इथेनॉल फॉर्मेशन। देखो इथीन है, इससे क्या बनाना है? इथेनॉल बनाना है, इसका हाइड्रेशन करा रहे हैं। मैकेनिज्म आपसे पूछी जा रही है। सबसे पहले क्या होगा? H पॉजिटिव ऐड हो जाएगा, H पॉजिटिव ऐड होकर के क्या बन जाएगा? CH3 पॉजिटिव। फिर क्या होगा? वाटर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा यहां से? CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव। फिर क्या होगा? H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा, H पॉजिटिव रिमूव होकर के, ठीक है, H पॉजिटिव रिमूव होकर के इथेनॉल बन जाएगा। तो ये है इसकी मैकेनिज्म। अब जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 11.13, बोला है सो हाउ विल यू सिंथेसाइज 1-phenyl ethanol from a suitable alkene? 1-phenyl ethanol from a suitable alkene। तो पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं, हमेशा प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर पहले बनाना चाहिए। 1-phenyl ethanol, तो इसका मतलब है कि ये है इथेनॉल, मतलब 2 कार्बन हो गए, और 1-phenyl है, तो यहां पे फिनाइल ग्रुप आ गया। ये है 1-phenyl ethanol। अब इसको बनाना कैसे है? एल्कीन से बनाना है। तो एल्कीन से अगर इसको बनाना है तो ये एल्कीन यूज करोगे। अब बताओ कौन सी रिएक्शन कराओगे यहां पे इसको बनाने के लिए? इसमें आप ये वाली रिएक्शन भी कंसिडर कर सकते हो, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन को भी कंसिडर कर सकते हो, और आप यहाँ पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी करा सकते हो। दोनों को यूज किया जा सकता है। ये क्लियर हुआ बेटा? क्योंकि देखो प्रोडक्ट जो बन रहा है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बन रहा है। अरे समझ में आया? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए आप ये डायरेक्ट हाइड्रेशन भी करा सकते हो या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी करा सकते हो। अब सेकंड पार्ट देखो, साइक्लोहेक्साइल मेथनॉल यूजिंग एन एल्काइल हैलाइड बाय एन SN2 रिएक्शन। अब देखो बनाना क्या है, हमें पहले उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। साइक्लोहेक्साइल मेथनॉल बनाना, ये है साइक्लोहेक्साइल मेथनॉल। इसको एल्काइल हैलाइड से बनाना है बाय SN2 मैकेनिज्म। तो ऑब्वियसली ये एल्काइल हैलाइड आप यूज करोगे, और क्या यूज करोगे यहाँ पे? एक्वस KOH SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोडक्ट बन जाएगा।
अब देखो बोल रहा है कि पेंटेन 1 ऑल बनाना है यूजिंग अ सुटेबल एल्काइल हैलाइड। पेंटेन 1 ऑल बनाना यूजिंग अ सुटेबल एल्काइल हैलाइड, तो ऑब्वियसली आप ये एल्काइल हैलाइड यूज करोगे एक्वस क्यूएच के साथ। अब बोल रहे गिव 2 रिएक्शंस दैट शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। अब फिनॉल का एसिडिक नेचर को देखने के लिए आप एक तो सोडियम वाली रिएक्शन को कंसीडर कर सकते हो, ये वाली रिएक्शन को आप कंसीडर कर सकते हो, और आप एक रिएक्शन कंसीडर कर सकते हो ये वाली, NaOH के साथ इसको रिएक्ट करा दो तो सोडियम फिनॉक्साइड और H2O बन जाएगा। ये 2 रिएक्शन है। कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल विथ दैट ऑफ इथेनॉल। तो फिनॉल एरोमेटिक एल्कोहल है और इथेनॉल एलिफैटिक एल्कोहल है। एरोमेटिक एल्कोहल आर ऑलवेज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ एलिफैटिक एल्कोहल ड्यू टू रेजोनेंस। एक्सप्लेन व्हाई इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल। तो अब आप इसको समझ ही सकते हो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बोल रहे हैं ज्यादा एसिडिक है ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल के कंपेयर में। ये ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल है, ये दिखाएगा +M और ये दिखाएगा -M। -M जो है वो क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक हो गया। ये एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप अटैच टू अ कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो वो क्या होगा, +M इफेक्ट के थ्रू ऑर्थो और पैरा पोजीशन को एक्टिवेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन के थ्रू आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है गिव इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ऑल विथ एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। तो प्रोपेन 1 ऑल को एल्कलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो एल्कलाइन KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ये क्लियर है बेटा, ये क्लियर हुआ। प्राइमरी अल्कोहल है, एल्कलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट किया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड विथ फिनॉल। तो फिनॉल को ब्रोमीन और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें पैरा वाला मेजर होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। डाइल्यूट HNO3 विथ फिनॉल। अब डाइल्यूट HNO3 के केस में भी आपने देखा कि मोनो नाइट्रेशन प्रोडक्ट बनता है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल ये बन जाएगा। अब इसमें अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, इसलिए ऑर्थो वाला मेजर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अरे ये समझ में आ रहा है? ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। तो रीमर टीमन रिएक्शन होगी, फिनॉल क्लोरोफॉर्म। मैंने बोला हुआ है कि रीमर टीमन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये हैलोजन का जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कब मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होगा, कब मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होगा, इसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है बेटा एग्जाम में। इसके बाद इसमें एसिडिफिकेशन स्टेप भी होता है जो इसमें मेंशन नहीं किया गया,
तो ऑर्थो एंड पैरा सैलिसिलडिहाइड बनेगा। ऑर्थो एंड पैरा सैलिसिलडिहाइड बनेगा। अगर आप देखोगे तो इसमें ऑर्थो मेजर होगा ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बोले एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ एन एग्जांपल। कोल्ब्स रिएक्शन है। कोल्ब्स रिएक्शन में क्या करते हैं, फिनॉल को CO2 के साथ कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, फिर एसिडिफिकेशन कराते हैं, तो ऑर्थो एंड पैरा सैलिसिलिक एसिड बनता है। ये कोल्ब्स रिएक्शन है। फिर रीमर-टीमन रिएक्शन यही है। रीमर-टीमन रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, एल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, ईथर बनता है। SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती है। अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर जो है वो दोनों एल्काइल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल ईथर है। राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। कुछ नहीं, आराम से लिख लोगे। E2 में E1 मैकेनिज्म होती है। नेक्स्ट, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट। प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन टू ऑल। प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन टू ऑल। कैसे बनाओगे बोलो? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे एडिशन। आप ये भी यूज कर सकते हो यहाँ पे H2O और H पॉजिटिव, ये भी यूज कर सकते हो, क्योंकि +2 NCERT में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन नहीं गिवन है, तो आप उसकी बजाय आप इसको प्रिफर करो। बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल। बट अगर आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन लिखते हो ना तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, क्योंकि +1 NCERT में डिस्कस किया गया है रिएक्शन को। बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल, एक्वस NaOH और KOH, एक्वस NaOH और KOH यूज करना। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो 2 एल्काइल ग्रुप तो यहां से दो कार्बन तो इसके अंदर से, और एक कार्बन जो है फॉर्मल्डिहाइड से आ जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड यूज करना पड़ेगा, और बाद में हाइड्रोलिसिस करानी पड़ेगी, बन जाएगी इस तरीके से। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से ये बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। इसका मतलब है कि आपको एसीटोन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल बन रहा है। ये आ गया समझ में? Formaldehyde gives primary alcohol, other aldehyde gives secondary alcohol, ketone gives tertiary alcohol. ये याद रखना है। अब देखो 11.21 क्या बोल रहा है? नेम द रिएजेंट्स यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन ऑफ अ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो एल्कलाइन KMnO4 को यूज कर सकते हो। एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनको यूज किया जा सकता है। ऑक्सीडेशन ऑफ अ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, PCC यूज करोगे। NCERT में PCC गिवन है, CrO3 गिवन है, आप इनको यूज करोगे, ठीक है ना? वैसे आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कोलिन्स रिएजेंट, सारेट्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट के साथ पुअर यील्ड होती है। कोलिन्स रिएजेंट, सारेट्स रिएजेंट सुटेबल रहता है। फिर ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। देखो ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, क्या करोगे बोलो? ब्रोमीन वाटर, वेरी गुड। फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करो, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा।
फिर बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड बनाना है। अगेन देखो, बेंजाइल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल इज अ प्राइमरी अल्कोहल। इससे क्या बनाना है? बेंजोइक एसिड बनाना है। ठीक है, बेंजोइक एसिड बनाना है। क्या करोगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो, एल्कलाइन KONO4 के साथ हीट कर दो, हो जाएगा, बन जाएगा। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपीन, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर दो। हाँ सही है। ब्यूटेन 2 ओन से ब्यूटेन टू ऑल क्या करोगे? ब्यूटेन 2 ओन से ब्यूटेन टू ऑल, वेरी गुड। सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं, निकल और हाइड्रोजन को भी यूज कर सकते हो। गिव रीजन फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपैरिजन टू मिथॉक्सी मीथेन, तो कुछ नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और क्या। अब इनका IUPAC नेम पूछ रहे हैं, खुद ही देख लेना। विलियमसन सिंथेसिस से राइट द नेम्स ऑफ रिएजेंट्स एंड इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स बाय विलियमसन सिंथेसिस। अब एक दो देख लेते हैं इसमें। 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाना है, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, प्रोपॉक्सी प्रोपेन ये बनाना है। क्या करोगे भाई? विलियमसन सिंथेसिस, तो प्रोपाइल ये सोडियम प्रोपॉक्साइड यूज कर लिया और प्रोपाइल क्लोराइड यूज कर लिया, खत्म। ये तीसरा वाला देखो, क्या बनाना है? 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन 2 मिथाइल और 2 मिथॉक्सी, ये बनाना है भाई। क्या करोगे? एक टर्सरी है एक प्राइमरी है, तो जो प्राइमरी वाला है उसको तो ले लो सबस्ट्रेट, और टर्सरी वाले को ले लो क्या? रिएजेंट। बन गया, ठीक है ना? अरे ठीक है। अब बोले हाउ इज, ये अगला वाला छोड़ दिया, नेक्स्ट 11.26, हाउ इज 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल से क्या बनाना है भाई? 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन ये बनाना है। क्या करोगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 और क्या 140 डिग्री सेंटीग्रेड बन जाएगा, ठीक है ना? 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बन जाएगा इस तरीके से। फिर बोला प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल इज नॉट अ सुटेबल मेथड। तो क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के केस में क्या होता है? डिहाइड्रेशन डोमिनेट करता है। डिहाइड्रेशन डोमिनेट करने की वजह से एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनने लगता है, ठीक है? Write the equations of the reaction of hydrogen iodide with 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो इसको हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अगर आप ट्रीट करोगे तो कुछ नहीं, SN2 मैकेनिज्म होगी, क्योंकि दोनों एल्काइल ग्रुप सेकेंडरी हैं। तो BA तो इसमें तो आपको मास्टर हो जाना चाहिए, मास्टर तो खैर पूरे में ही हो जाना चाहिए। मिथॉक्सी बेंजीन है, मिथॉक्सी बेंजीन यानी कि एनिसॉल, ये मिथॉक्सी बेंजीन हो गया। एक मिनट बेटा, कोई नहीं कट गया। मिथॉक्सी बेंजीन को किससे?
हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो मैंने बोला ये वाला बॉन्ड एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड तो कभी ब्रेक ही नहीं होगा, तो फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड। अब बाकी आप अपने आप से अटेम्प्ट कर लो, कुछ क्वेश्चन अपने आप से कर लो। अगर नहीं समझ में आता है तो बता देना, व्हाट्सएप कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो अब आ जाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स भाई इन दोनों चैप्टर में कंफर्टेबल हो गए हो ना? एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल एंड ईथर। तीन लोग कंफर्टेबल हो गए, बाकी अभी नहीं, अगले एग्जाम तक हो जाओगे। बायोमॉलिक्यूल्स में सब कुछ तो आपको पता ही है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है भाई? बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, और those compounds which produce such compound after hydrolysis are called carbohydrates. Optically active polyhydroxy carbonyl compound or those compounds which produce such units after hydrolysis are called carbohydrates. यही है कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन। ठीक है, ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट जो है, मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट स्वीट टेस्ट के होते हैं, इसलिए उनको शुगर बोला जाता है। ठीक है, और जो सबसे कॉमन शुगर है वो सुक्रोज है। मिल्क के अंदर जो सुक्रोज प्रेजेंट है वो लैक्टोज है। इनको सैकराइड्स भी बोलते हैं, क्योंकि सैकरॉन का मतलब होता है शुगर। सैकराइड्स को अगर देखें तो सैकराइड्स के तीन क्लासिफिकेशन है: मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिनको फर्दर आप हाइड्रोलिसिस के थ्रू ब्रेक नहीं कर सकते, वो मोनोसैकराइड है। मोनोसैकराइड दो टाइप के होते हैं, एल्डोज एंड कीटोज। जिनमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो एल्डोज होते हैं, जिनमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोज होते हैं। नेचर में 20 मोनोसैकराइड्स ऑब्जर्व होते हैं। अब देखो मैं सुपर फास्ट स्पीड से चल रहा हूं, आपको इसी स्पीड से पकड़ना पड़ेगा। नेचर में 20 मोनोसैकराइड्स ऑब्जर्व होते हैं। सारे मोनोसैकराइड्स रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर किसको बोला जाता है? जिसके एनोमेरिक कार्बन पे हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट होता है। जिसके एनोमेरिक कार्बन पे OH और OR ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो क्या है? वो है रिड्यूसिंग शुगर। उसको रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। और जिसके एनोमेरिक कार्बन पे OR ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी कि एसिटल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। याद आया भाई? Yes. ठीक है, तो सारे मोनोसैकराइड्स रिड्यूसिंग शुगर होते हैं बिकॉज उनके एनोमेरिक कार्बन पे OH और OR ग्रुप प्रेजेंट होता है। एनोमेरिक कार्बन उस कार्बन को बोलते हैं जो साइक्लाइजेशन से पहले कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। साइक्लाइजेशन के बाद वो एक नया कायरल सेंटर बनता है, उसी नए कायरल सेंटर को एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। याद है? याद है? यस सर। सारे मोनोसैकराइड्स रिड्यूसिंग शुगर हैं। रिड्यूसिंग जो मोनोसैकराइड्स हैं वो एल्डोज और कीटोज दो फॉर्म में मिलते हैं। कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होने पे कीटोज, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होने पे एल्डोज।
अब इसके बाद ओलिगोसैकेराइड की बात आती है। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलिसिस के बाद 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं, उनको ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स तक को प्रोड्यूस करने वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ओलिगोसैकेराइड बोला जाता है। ठीक। ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड सबसे कॉमन है। डाइसैकेराइड यानी कि वो ओलिगोसैकेराइड जो 2 मोनोसैकेराइड हाइड्रोलिसिस के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। अब डाइसैकेराइड में एक तो आता है तुम्हारा ये सुक्रोज, जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बना होता है। और दूसरा जो डाइसैकेराइड है वो है माल्टोज, जो ग्लूकोज से बना होता है, 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर होता है। तीसरा होता है लैक्टोज। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर के बना होता है, वो भी रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है। डाइसैकेराइड के 3 एग्जांपल मैंने बताया। पहला सुक्रोज, किससे बना है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ये क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दूसरा माल्टोज। माल्टोज किससे बना होता है? 2 ग्लूकोज से मिलकर बना होता है और ये रिड्यूसिंग शुगर होता है। तीसरा लैक्टोज। लैक्टोज किससे बना होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर के बना होता है और ये क्या है? रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है ना? यस सर। तो जो ओलिगोसैकेराइड्स है, ओलिगोसैकेराइड्स में कुछ रिड्यूसिंग शुगर है, कुछ नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। फिर अब बात आती है पॉलीसैकेराइड्स की। पॉलीसैकेराइड्स उन कार्बोहाइड्रेट्स को बोला जाता है जो हाइड्रोलिसिस के थ्रू मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलिसिस के थ्रू मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड्स। जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, एल्ब्यूमिन। नहीं, एल्ब्यूमिन तो वो हो गया तुम्हारा, क्या बता दी मैंने? एल्ब्यूमिन तो तुम्हारा प्रोटीन है। हाँ, प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन। हाँ, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। तो स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ये पॉलीसैकेराइड्स हैं। अब मोनोसैकेराइड्स में हम ये देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और कितने कार्बन है, उसके अकॉर्डिंग इनका नॉमेनक्लेचर आता है। तो जैसे एल्डोहेक्सोज, कोई अगर हम बोल रहे हैं एल्डोहेक्सोज है तो एल्डोहेक्सोज का मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप और 6 कार्बन। कीटोपेंटोज है मतलब कीटोनिक ग्रुप और 5 कार्बन। इस तरीके से। फिर बात आती है ग्लूकोज की। ग्लूकोज की एनालिसिस। तो ग्लूकोज जो है कैसे मिलता है भाई? बोलते हैं कि अगर आप सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करा दो तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। यहां पे आप एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस भी करा सकते हो और आप यहां पे एंजाइम यूज कर सकते हो, इन्वर्टेज एंजाइम भी यूज कर सकते हो या एसिड हाइड्रोलिसिस करा सकते हो, तो उससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाता है। ठीक। और इसको आप बना सकते हो स्टार्च से। एक तो यह है कि स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करा दो डाइल्यूट H2SO4 के साथ। ठीक है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 to 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो ग्लूकोज बन जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि स्टार्च को पहले आप कन्वर्ट कर लो माल्टोज में, स्टार्च को माल्टोज में, और उसके लिए एंजाइम यूज करते हैं डायास्टेज, और फिर माल्टोज से ग्लूकोज, तो उसके लिए यूज करते हैं एंजाइम माल्टेज। ठीक है, पहले स्टार्च से माल्टोज डायास्टेज एंजाइम की हेल्प से, और फिर उसके बाद माल्टोज से ग्लूकोज माल्टेज की प्रेजेंस में। कम से कम एनसीईआरटी में जो गिवन है वो तो पता ही होना चाहिए। फिर ग्लूकोज की स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, तो बोल रहे हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है। HI और रेड फास्फोरस के साथ या HI के साथ हीट करने पे नॉर्मल हेक्सेन बनाता है, जिससे पता चलता है कि सारे कार्बन ग्लूकोज के एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ऑक्सीन बनाता है,
HCN के साथ साइनोहाइड्रिन बनाता है, इससे ये कंफर्म होता है कि इसके अंदर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इससे पता चलता है कि इसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप है, क्योंकि ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है। पहले वाले से कंफर्म हो गया था कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, और यहां से कंफर्म हो गया कि वो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। समझ में आ रहा है? यस सर। फिर बोल रहा है कि अगर अब ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराए तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो इससे ये कंफर्म होता है कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप हैं, और वो 5 OH ग्रुप अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट है, बिकॉज अगर सेम कार्बन पे वो होंगे तो अनस्टेबल होंगे। तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट का फॉर्मेशन ये करता है, इसका मतलब इसके अंदर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर हम इसको HNO3 के साथ रिएक्ट कराएं, ठीक है, कोल्ड HNO3 के साथ, तो ऐसे सिचुएशन में ये बनाता है ग्लूकोज जो है वो सैक्रिक एसिड बना लेता है, और इवन ग्लूकोनिक एसिड भी सैक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराने पे ग्लूकोनिक एसिड बनता है। बोथ ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड गिव सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड को एल्डारिक एसिड भी बोलते हैं, सैक्रिक एसिड को एल्डारिक एसिड भी बोलते हैं, तो उसका फॉर्मेशन होगा। स्ट्रक्चरल एनालिसिस अगर कंसीडर करें तो क्या है भाई, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन टॉप में होना चाहिए फिशर प्रोजेक्शन के टर्म्स में, और बॉटम मोस्ट पोजीशन पे ये CH2OH होना चाहिए, और थर्ड कार्बन का OH C3OH लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, बाकी सारे OH राइट हैंड साइड में होना चाहिए। ये अपने दिमाग में रखो, C3OH लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारे OH राइट हैंड साइड में। ये है। अब अगर ग्लूकोनिक एसिड होगा तो यहाँ पे सिडोल-H आ जाएगा, और अगर सैक्रिक एसिड होगा तो यहाँ भी सिडोल-H और यहाँ भी सिडोल-H ग्रुप आ जाएगा, बाकी बीच का अरेंजमेंट सेम रहेगा। ठीक है बेटा, ये क्लियर है? अच्छा देखो, इसको D प्लस ग्लूकोज बोलते हैं, D प्लस ग्लूकोज। इसमें ये प्लस जो है वो इसका क्लॉकवाइज रोटेशन को बताता है, प्लेन पोलराइज लाइट के टुवर्ड्स, और डी इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को बताता है, क्योंकि जो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन है उसके रेस्पेक्ट में जो बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर है उसका OH जो है वो राइट हैंड साइड में, और ये जो डी हम यहाँ पे लेते हैं ये इसके करस्पॉन्डिंग जो एनालॉगी होती है उसकी वजह से हम इसको डी बोलते हैं। ये है डी ग्लिसरल डिहाइड। तो डी ग्लिसरल डिहाइड का जो ये बॉटम मोस्ट पार्ट का जो अरेंजमेंट है और इसका जो अरेंजमेंट है वो सेम होता है, इस वजह से इसको कैपिटल डी बोल रहे हैं। अगर यही OH लेफ्ट हैंड साइड में हो तो L ग्लिसरल डिहाइड होगा। एक बात और, अगर ये डी ग्लूकोज है तो इसी तरीके से L ग्लूकोज भी होगा। L ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक प्लेन मिरर लगा दो इसके सामने, अब प्लेन मिरर में जो इसकी इमेज मिलेगी वो L ग्लूकोज होगा। वैसे तो NCERT में नहीं गिवन है ये, ये L माइनस ग्लूकोज है, क्योंकि ये इसका इनैंस्यूमर हो जाएगा। इनैंस्यूमर हो जाएगा तो क्या होगा, प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इसलिए माइनस, और L क्योंकि बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर का OH लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है ना बेटा, ये समझ में आया? अरे ये बात समझ में आई? यस सर। अब बोल रहे हैं कि एक्चुअल स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का होता है वो एसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता ही नहीं, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है।
और ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों एक्वायर करता है, उसके पीछे कुछ अलग फैक्ट्स हैं, कुछ अलग एविडेंसेस हैं जिनसे कंफर्म होता है कि इसके अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर है। जैसे बोल रहा है कि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी ये 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता। 2,4-DNP जिसको ब्रेडीज रिएजेंट बोलते हैं, ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। इसमें कलर्ड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। अगर कोई कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप को 2,4-DNP के साथ रिएक्ट कराएं, ठीक है, 2,4-DNP के साथ अगर रिएक्ट कराएं तो कलर्ड प्रेसिपिटेट आता है जो कि कंफर्म करता है कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस को। तो बोल रहे हैं ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, उसके बावजूद भी ये 2,4-DNP के साथ कलर्ड प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। ठीक है, तो इससे कंफर्म होता है कि इसके अंदर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। ये शिफ्ट टेस्ट भी नहीं देता, इससे भी पता चलता है कि इसका एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं। और ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्रिस्टलाइन एडक्ट का फॉर्मेशन भी नहीं करता, इससे पता चलता है कि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है। यानी कि ये 2,4-DNP के साथ कलर्ड प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, ये सिप्स रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता, ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्रिस्टलाइन एडक्ट नहीं बनाता। तो इससे ये कंफर्म होता है कि इसके अंदर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। फिर बोल रहा है कि जो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट है वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ऑक्सीन फॉर्मेशन नहीं करता। ग्लूकोज पेंटा एसिटेट हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ऑक्सीन फॉर्मेशन नहीं करता, इससे भी कंफर्म होता है कि उसका एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है। और बोल रहे हैं कि ग्लूकोज जो है वो दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा और बीटा फॉर्म, जो एनोमेरिक फॉर्म होते हैं, जो एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। तो ये अल्फा और बीटा एनोमेरिक फॉर्म को आप तभी एक्सप्लेन कर पाओगे जब आप ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर को कंसीडर करोगे। तो ये तीन एविडेंसेस हैं जिससे ये कंफर्म होता है कि ग्लूकोज के अंदर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। ये कैसे कंफर्म होता है? एक तो ये 2,4-DNP के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता, कलर्ड प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। दूसरा, ये सिप्स रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता। तीसरा, ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्रिस्टलाइन एडक्ट नहीं बनाता। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं कि ये हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ऑक्सीन फॉर्मेशन नहीं करता। हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ये ऑक्सीन फॉर्मेशन नहीं करता। और क्या है, इसके दो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, अल्फा और बीटा एनोमर। तो ये फॉर्मेशन तभी एक्सप्लेन हो पाएगा जब आप ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर को कंसीडर करोगे। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर से ये एक्सप्लेन नहीं होगा। बाकी जब ग्लूकोज का साइक्लाइजेशन होता है, एक बार मैं फटाफट इसके स्ट्रक्चर्स आपको बना करके दिखाता हूं तो आपको याद आ जाएगा। तो ये इसमें जब साइक्लाइजेशन होता है तो ये C5 जो OH होता है, फिफ्थ कार्बन का जो OH है, ये अटैक करता है और ये अटैक करके इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है। पहले 4 कायरल सेंटर थे, अब 5 होंगे। ये वाला कायरल सेंटर जो है ये एनोमेरिक कार्बन, ये नया कायरल सेंटर होगा। अब यहाँ पे क्या है, OH वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड में भी आ सकता है और OH वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर
OH ग्रुप एनोमेरिक कार्बन का वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड में है तो इसको अल्फा एनोमर बोलते हैं, तो ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज होगा। राइट हैंड साइड में है तो अल्फा और लेफ्ट हैंड साइड में है तो बीटा। राइट हैंड साइड में है तो अल्फा और लेफ्ट हैंड साइड में है तो बीटा। अब इसी के करस्पॉन्डिंग हम इसका हेवॉर्थ प्रोजेक्शन भी बना लेते हैं। हेवॉर्थ प्रोजेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था, ये अगर ये स्ट्रक्चर आपके सामने है तो आप हेवॉर्थ प्रोजेक्शन को समझ सकते हो। 6 मेंबर्ड रिंग होनी चाहिए ऑक्सीजन को इंक्लूड करते हुए। ये वाला कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है। जो जो ग्रुप आप यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन में कायरल सेंटर पे राइट हैंड साइड में देख रहे हो सब डाउनवर्ड होंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो सब अपवर्ड होंगे। तो बस इसके बेसिस पे हम ड्रॉ करते हैं। तो जैसे ये इसका OH जो है राइट हैंड साइड में है तो डाउनवर्ड होगा, बगल वाले का राइट हैंड साइड में है डाउनवर्ड होगा, उसके बगल वाले का लेफ्ट हैंड साइड में है अपवर्ड होगा, उसके बगल वाले का राइट हैंड साइड में है डाउनवर्ड होगा, और CH2OH हमेशा अपवर्ड होगा। ये मैं इन दोनों को रिलेट कर रहा हूं। समझ में आया कैसे ड्रॉ किया मैंने? ये हेवॉर्थ प्रोजेक्शन है। सिक्स मेंबर्ड रिंग बनाओ, ऑक्सीजन को इंक्लूड करते हुए ऑक्सीजन ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब ये राइट साइड वाला राइट मोस्ट कार्बन जो है, राइट मोस्ट कार्बन से स्टार्ट करो, वो एनोमेरिक कार्बन है। अब आप देखो साइक्लिक जो फिशर प्रोजेक्शन है ग्लूकोज का, उसका एनोमेरिक कार्बन का OH राइट हैंड साइड में है। जो ग्रुप राइट हैंड साइड में होगा वो हेवॉर्थ प्रोजेक्शन में डाउनवर्ड होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो हेवॉर्थ प्रोजेक्शन में अपवर्ड होगा। बस ये ध्यान देना होता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ का OH, ये वाला OH राइट हैंड साइड में है इसलिए इसमें डाउनवर्ड दिखा है, बगल वाला भी राइट हैंड साइड में है डाउनवर्ड दिखा है, इसके बगल वाला लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड दिखा है, इसके बगल वाला राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड दिखाया, और CH2OH हमेशा अपवर्ड। आया समझ में? ठीक है। ये जो बीटा वाला है, बीटा वाले में सिर्फ एक चेंज होगा क्योंकि बाकी सारा स्ट्रक्चर तो सेम ही है, सिर्फ एनोमेरिक कार्बन का अरेंजमेंट चेंज हो गया तो इसका OH ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज। अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज। इसी तरीके से इसके करस्पॉन्डिंग जो बनेगा वो बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज होगा। ठीक है। तो अभी मैं क्लास को यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं। अब मैं आपकी क्लास इवनिंग में रखूंगा। ठीक है। इवनिंग वाली जो क्लास होगी आपकी वो 5 बजे से स्टार्ट होगी। वो थोड़ी लंबी चलेगी बेटा, क्योंकि मुझे उसमें बायोमॉलिक्यूल्स को खत्म करना है। लगभग 1 घंटे बायोमॉलिक्यूल्स को फिनिश करने में लगेगा, और कम से कम 1 से सवा घंटे जो है मैं प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कराऊंगा। सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होंगी P ब्लॉक की, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो 5 बजे से क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है।